क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। ये डिटर्मिनेंट दिया गया है हमें, जिसकी पहली रो में ए बी सी, दूसरी में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और तीसरी में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी के बराबर है। और आपको याद होगा ये तो एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। तो एक्चुअली हमने क्या करना है कि एक्चुअली हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इस रिज़ल्ट के बराबर साबित कर देंगे। जब ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला किसके बराबर होता है, इसके बराबर। अच्छा, टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी वो ये है कि हमने जो डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है हमने इसको मुख्तसर करने की कोशिश करनी है। तो आइए कोशिश करते हैं। ये देखें, अगर ये यहाँ पे ए है, ये बी प्लस सी है, ये बी है, ये सी प्लस ए है, ये सी है, ये ए प्लस बी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। वो ए प्लस बी प्लस सी जब आप कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, और जब 1 1 1 आ जाएगा तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएंगे। जब 0 बन जाएंगे तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, एक और तरीका भी है। मतलब ये देखें, ये ए है, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे सी आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इजी नहीं होगा। सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R3, पहले आप ये वाला स्टेप करेंगे तो यू विल गेट ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये आ गया ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दिया, फिर बी प्लस सी में से बी को माइनस कर दिया, और ये आ गया सी ए प्लस बी, सी प्लस ए में से सी को माइनस कर दिया, ठीक है। जितना मुख्तसर कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को आप मुख्तसर कर लो जी। अब ये देखें, ये ए के साथ ख़त्म, फिनिश। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। आपके पास क्या आया? आपके पास सिंपल पहली रो में तो ए बी सी ही आएगा, ए बी एंड सी। जबकि दूसरी रो में आ गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तीसरी रो में हमारे पास आ गया यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए। अब अगला स्टेप आप क्या कर सकते हैं कि इसको पकड़कर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो बी ख़त्म, सी ख़त्म, ए ख़त्म। तो अब अगला स्टेप आप ये करें, सब्ट्रैक्टिंग R3 फ्रॉम R2, ठीक है। यानी R2 में से R3 को माइनस कर दें। ये वाला स्टेप मैं करने जा रहा हूं। यू विल गेट ए बी सी, उसके बाद ये बी प्लस सी में से बी को निकाल दिया, फिर सी प्लस ए में से सी को निकाल दिया, फिर ए प्लस बी में से ए को निकाल दिया, ठीक है। तीसरी रो हमारी एज इट इज रहेगी, बी सी ए, ठीक हो गया। ये जो पहली चीज़ होती है ना, चेंज इसमें आनी होती है। R2 में से R3 को माइनस कर दिया आपने। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ से बी के साथ कैंसिल, सी के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल। यू विल गेट ए बी सी, यह आ गया सी
ए बी, ये आ गया बी सी ए। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि इसको एक्सपेंड करने में आपको किसी किस्म की कतई तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। रो 1 से जब आपने एक्सपेंड करना है, वैसे तो आप रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी। अगर रो 1 से करना है तो पहला साइन प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, ये ऑल्टरनेट साइन आते जाएंगे। राइट, ये पहली रो के साइन और ये पहली रो। रूल क्या है कि साइन जो है वो यहां से सिलेक्ट किया जाएगा, प्लस, और ये एलिमेंट क्या है ए यहां पे आ गया। अब ए के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म, आपके पास आ गया ए बी सी ए। ठीक है, ये देखें ए बी सी ए, ये मैं लिखने लगा हूं यहां पे ए बी सी ए। राइट, उसके बाद अगला साइन क्या है, माइनस का। यहां पे मैं लिखूंगा माइनस, और एलिमेंट क्या है बी, यहां पे लिखूंगा बी। अब बी के जो सामने वाली रो है ये खत्म, और इसके नीचे वाला कॉलम खत्म। आपको क्या नजर आया, सी बी बी ए। ठीक है जी, ये देखें नजर आ रहा होगा आपको, सी बी बी ए। राइट, उसके बाद फिर अगला साइन प्लस का है, यहां पे आ गया प्लस। अब प्लस, अब ये अगला एलिमेंट सी है, यहां पे आएगा सी। अब सी के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म, क्या नजर आया, सी ए बी सी, सी ए बी सी। हम सक्सेसफुल हो गए हैं किस काम में, ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने ऑर्डर 2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड करें, ऑर्डर 2 वाले को, ए इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी ए सी, ए बी सी ही हो गया ना वो तो, ये बी स्क्वायर है तो माइनस से मिलके ये बन गया प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी। ओहो, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। मेरा तो ख्याल था कि शायद फार्मूला लगेगा, तो ये आ गया जी ए क्यूब वाली को पहले लिख दिया, फिर बी क्यूब वाली को, उसके बाद फिर सी क्यूब वाली को। दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी मिलके बन गया 3ABC। तो ये था आपका आंसर। दिस इज योर राइट हैंड साइड। 8वां पार्ट है इसका, a प्लस टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी। इसको हमने इसके बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट को हल करने की टेक्निक है ना, नंबर 1 तो ये है कि आपने जो राइट हैंड साइड में रकम नज़र आ रही हो वो टर्म बनानी होती है आपने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, या आप उसको सिंप्लीफाई करके इतना आसान कर लें कि बड़ी बड़ी रकमें ख़त्म हो जाएं और उसको एक्सपेंड करने में आसानी हो। ठीक है, ये 2 टेक्निक्स आपने जहन में रखनी होती हैं। अब यहाँ पे देखें, मुझे जो है ना ये बनाना है a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। ये कैसे आ सकता है?
अगर मैं R2 और R3 को पकड़कर R1 में ऐड कर दूं, क्योंकि ये A है, इसमें B जमा हो जाएगा, C जमा हो जाएगा, T, तो A प्लस B प्लस C प्लस T ये वाली टर्म जो है ये बनती हुई नज़र आ रही है। तो लिहाजा मैं जो पहला स्टेप यहाँ पे करूँगा वो क्या होगा, एडिंग R2 एंड R3, R2 एंड R3 इन R1। पहली रो में R2 और R3 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा A प्लस B ये वाला प्लस C ये वाला प्लस T ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये आ गया A प्लस B ये वाला प्लस C ये वाला प्लस T ये वाला, ये फिर आ गया A प्लस B ये वाला प्लस C ये वाला प्लस T, राइट राइट। लो जी, ये उसके बाद बाकी दो रोज तो एज इट इज़ आ जाएंगी, B प्लस T B, देन यू हैव C एंड C प्लस T। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक कोई आपको कोई मसला होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। अब अगले स्टेप में आपको नाउ यू कैन ईजिली नज़र आ रहा होगा आपको कि ये चीज़ जो है ये कॉमन है। ओहो, कहाँ पे लग गई, ये तो निशाना गलत लग गया जी। ये देखें A प्लस B प्लस C प्लस T यहाँ पे भी पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है। तो अगला स्टेप तो फिर सीधा साधा है ना कि हम क्या करने वाले हैं, A प्लस B प्लस C प्लस T को कॉमन लेने वाले हैं। टेकिंग A प्लस B प्लस C प्लस T कॉमन फ्रॉम R1। पहली रो में से मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आया, A प्लस B प्लस C प्लस T, ये बाहर कॉमन आ गया और यहां पे आ गया 1 1 1 1 1 1 B, ये B प्लस C नहीं है, B प्लस T है, ठीक है, ये भी B C प्लस T है, ओके। दूसरी रो में आ गया B प्लस T B, और तीसरी रो में आ गया C प्लस T। फिर मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर कैलकुलेशन करते करते 1 1 1 आ जाए तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग C1 from C2 C3 and C3। सॉरी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2 में से C1 एंड C3 में से C1 को माइनस कर दिया जाए। ये आ गया जी आपके पास A प्लस B प्लस C प्लस T, ये तो बाहर एज इट इज़। पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आनी, क्योंकि चेंज दूसरा कॉलम होगा और तीसरा, ये जो बाद वाला होता है इसमें कोई चेंज नहीं आती। 1BC, ये आ गया जी, 1 में से 1 को निकाल दिया, B प्लस T में से B को निकाल दिया, उसके बाद C में से C को निकाल दिया, फिर 1 में से 1 को निकाल दिया, B में से B को निकाल दिया, C प्लस T में से C को निकाल दिया। तो आपके पास क्या बचा, A प्लस B प्लस C प्लस T। डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया जी आपके पास पहली रो में 1 0 0 B, ये देखें ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। T आ गया, B से कट गया, 0 आ गया, C 0 C से कट गया, T आ गया आपके पास, राइट।
अब ये आ गया जी आपके पास अपर ट्रायंगुलर, ये देखें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। ये देखें मेन डायगोनल के ऊपर इसके तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हैं, तो एलिमेंट्स की ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रही है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर किसके बराबर होता है जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं? तो अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो तो उसका आंसर किसके बराबर होगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। इफ the determinant is in triangular form, ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, then the value of the determinant is equal to the product of diagonal elements, ठीक हो गया जी। तो therefore इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस t, और इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू t इंटू t, तो विच इज इक्वल टू t स्क्वेयर इंटू a प्लस b प्लस c प्लस t। दिस इज योर राइट हैंड साइड। मैंने कोशिश की है कि इसका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको मुकम्मल समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। इस डिटर्मिनेंट को हमने प्रूव करना है कि ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है। अब राइट हैंड साइड में आपको a प्लस बी प्लस सी नज़र आ रहा है। अब आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है कि ये टर्म आपके पास बन जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये 2b है, अगर इसको इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो 2b में से b गए, बाकी b रह जाएगा। इसको इसमें ऐड करूंगा ना तो 2b माइनस b जवाब b आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करूंगा 2c माइनस c जवाब abc आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को पकड़कर इसमें ऐड करूंगा, यहाँ पे भी abc आ जाएगा। इन दोनों को पकड़कर यहाँ पे ऐड करूंगा तो भी abc आ जाएगा। तो फिर abc मैं कॉमन ले लूँगा, ये टर्म मेरे पास इस तरह की बन जाएगी। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, एडिंग R2 एंड R3, दोनों को क्या करना है, एडिंग R2 R3 को पकड़कर R1 में ऐड कर दें। देखिए ज़रा क्या बनता है, ज़रा a माइनस बी माइनस सी। देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, लेकिन आपकी सहूलत के लिए पूरे स्टेप करूँगा मैं। ये देखें 2c मैंने 2b भी ऐड कर दिया, 2c भी ऐड कर दिया। यहाँ पे आ गया 2a, इसमें मैंने b माइनस सी माइनस a, ये मेरे पास आ गया 2a 2a, ये मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़रा चेक करना है। 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, 2a में से a गया, बाकी रह जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास 2b, दूसरी रो एज इट इज़, b प्लस प्लस कहाँ से आ गया, माइनस है, b माइनस c माइनस a, देन यू हैव 2b। तीसरी रो में क्या पाया जाएगा, तीसरी रो एज इट इज 2c और c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करें। आपके पास आ गया पहली रो में, ये आपके पास a एज इट इज़ आ गया, a एज इट इज़। उसके बाद 2b में से b गया तो बाकी रह गया b, 2c में से c गया तो बाकी रह गया c,
ठीक है, ये देखें a जमा b जमा c ही मुझे चाहिए था। उसके बाद ये 2a में से a गया, बाकी रह गया a, ये b एज इट इज, टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये 2c मिस हो गया यहाँ से, 2c यहाँ से मिस हो गया, और ये 2a को थोड़ा सा आगे करके लिख, टू ए को यहाँ पे करके लिख दिया मैंने। ठीक हो गया जी, 2c मिस हुआ था तो 2c में से c गया तो बाकी रह गया c। उसके बाद ये 2a में से a गया, बाकी रह गया a, 2b में से b गया, बाकी रह गया b। उसके बाद ये c एज इट इज़ आ गया। बाकी दो रोज़ में कोई चेंज नहीं आने वाला, यहाँ पे 2b आएगा, यहाँ पे b माइनस c माइनस a, यहाँ पे 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. Now easily you can see that a plus b plus c is common from row number 1. Taking a plus b plus c common from R1. R1 से जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट के बाहर a प्लस बी प्लस सी, देन 1 1 1 रह गया यहाँ पे, 2b 2c, कॉलम वाइज लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया 1, ये b माइनस सी माइनस ए एज इट इज़ 2c। उसके बाद ये बाहर चला गया 1, ये आ गया 2b c माइनस ए माइनस b। बस इतना ही काम था जी। आगे काम थोड़ा इजी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब चूंकि 1 1 1 आ चुका है तो इसको पकड़कर इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग C1 from C2 as well as C3, यानी कहने का मतलब क्या है कि C2 में से C1 करेंगे और C3 में से भी C1 को माइनस करेंगे। आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ऑलरेडी बाहर ही है डिटर्मिनेंट के, एज इट इज़ चलता रहेगा। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आएगी, ये जो पहले लिखा होता है ना C2 C3 में चेंज आएगी। पहला कॉलम एज इट इज़ 2b 2c, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा b माइनस c माइनस a में से आप निकाल दें 2b माइनस 2b। उसके बाद ये आ गया जी 2c माइनस 2c, इसको इसमें से माइनस कर दिया। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। उसके बाद 2a 2a, ये 2a तो नहीं है मैं, ये 2b है, 2b माइनस 2b। उसके बाद है आपके पास c माइनस a माइनस b में से क्या माइनस करेंगे 2c, राइट राइट। अब आगे चूंकि जगह नहीं है तो इसलिए मुझे बाकी स्टेप इधर करने पड़ेंगे। लो जी, मेरे पास आ गया। फिर लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते जा रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट के बाहर तो a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी मौजूद, ठीक। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ गया, पहला कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आई थी ना, 1 2b 2c। उसके बाद 1 माइनस 1, ये तो 0 के बराबर आ गया। और ये b में से ये आ गया माइनस a माइनस c, माइनस a माइनस 2b में से b गए तो बाकी रह जाएगा माइनस b,
माइनस सी, ठीक हो गया। ये 2C के साथ ख़त्म, फिनिश, सिफर आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी सिफर आ गया, 1 - 1 0, 2B - 2B, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 2B - 2B, ये भी 0 के बराबर आ गया। और इधर क्या आ गया, -A - B, -A - B, -2C में से C गया तो रह गया -C। एनी काइंड ऑफ मसला, इट इज नॉट ए मसला, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये बन गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं डायगोनल एलिमेंट्स, ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं, तो ये बना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलिमेंट। इसको मैं खाली एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस मुझे तंग कर रहा है यार, माइनस को ना ज़रा कॉमन ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये आ जाएगा 1 0 0, 2B A प्लस ओ हो 2B 2C, उसके बाद 0 माइनस कॉमन A प्लस B प्लस C, इसको थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, 0 0 माइनस यहाँ से कॉमन A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब ये बन गया आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ट्राइएंगुलर, क्योंकि देखें ये मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं, ठीक है। तो ये बन गया ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और एलिमेंट्स की ट्राइंगल नीचे बन रही है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होती है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इफ द डिटर्मिनेंट इज इन ट्राइएंगुलर फॉर्म, ट्राइएंगुलर, और ये लोअर बन रही है, ब्रैकेट में लिख भी दें, then the value of the determinant, value of the determinant is equal to the product of diagonal elements। ये प्रॉपर्टी पहले भी मेरा शायद पिछले सवाल में इस्तेमाल हुई है, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है जी। A प्लस B प्लस C तो ऑलरेडी पहले ही मौजूद था, तो डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -A प्लस B प्लस C इंटू माइनस, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस ही बन जाएगा, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 1, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो ये आ गया A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बन गए, A प्लस B प्लस C का क्यूब, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 जारी है, उसका 10वां पार्ट। हमने प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट को कि इसका आंसर इसके बराबर आता है। अब आपने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करनी है कि ये जो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं इनमें से कोई ना कोई बन जाए, ठीक है। अब ये देखें x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना, ये बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि ये y प्लस जेड ऑलरेडी है, इसको इसमें ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। इसको फिर जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, और जब 1 1 आ जाए तो एक को पकड़ कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, ऐड कर देंगे हम, एडिंग R2 इन R1, यानी कहने का मकसद क्या है कि R2 इन R1 में R2 को ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये फिर क्या बन गया, इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, उसके बाद दूसरी रो में तो कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, R2 एज इट इज़, क्योंकि जो चेंज आनी होती है जो पहले लिखा होता है उसमें चेंज आती है, एक्स वाई और जेड। ये फिर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये कॉमन नज़र आएगा R1 में से। देखें जी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1, पहली रो में से हम ये कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट नहीं भाई, डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया जी, यहाँ पे पहली रो में तो 1 1 1 आ गया, दूसरी में एक्स वाई जेड, और तीसरी रो भी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बस जब 1 1 1 आ जाए तो फिर तो टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हमने पता क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। तो जब एक रो में 2 ज़ीरो आ जाएंगे तो एक्सपेंड करने में आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कितनी आसानी होगी। तो अगला स्टेप जो हम करेंगे वो ये है सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2 C3, C2 में से भी और C3 से भी सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी कहने का मकसद ये है कि C2 में से C1 निकाल देंगे एंड C3 में से C1 निकाल देंगे। ये स्टेप करने जा रहा हूँ मैं, राइट। इसको चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। ये आ गया जी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो डिटर्मिनेंट के बाहर था, ठीक है। अब देखें चेंज जो है ना ये C2 ने होना है, C1 में कोई चेंज नहीं आनी, ये एज इट इज़ रहेगा x 1 x एक्स स्क्वायर। क्या करना है, C1 को C2 में से माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस कर दिया, y में से x चला गया, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ पे भी आ गया 1 माइनस 1, z में से x चला गया, z स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद अगले स्टेप में ये क्या आ गया मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड। डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया 1 0, नहीं कॉलम 1 को पहले लिखें क्योंकि वो ना फिर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। 1 x एक्स स्क्वायर, इधर आ गया 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 z माइनस एक्स z square minus x square. Gentlemen, now you can see that it is quite easy to expand it from R1. पहली रो से एक्सपेंड करना बहुत आसान हो गया। ये देखें, ये 2 सिफर नज़र आ रहे हैं, तो एक्चुअली सिर्फ हम 1 से ही एक्सपेंड करेंगे। 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। उसके बाद जब इस यहाँ से करेंगे तो 0 इंटू वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, 0 इंटू वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए फिक्रा लिखते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। लो जी, मेरे पास तो आ गया डिटर्मिनेंट के बाहर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 इंटू बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, ये वाला रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। ये देखें ज़रा, ये वाला रो ख़त्म और वो किधर गया मेरा, और ये वाला कॉलम ख़त्म। तो आ गया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z
माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर आ जाएगा आगे माइनस 0 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, फिर प्लस 0 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म। तो इनको लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये वैसे 0 हो जाएंगे। मेरे पास जो सादा तरीन जो शक्ल आएगी वो ये वाली होगी, x प्लस वाई प्लस जेड, डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ये मेरा जगह कम है, मुझे करना ही पड़ेगा उधर जो है ना ये स्टेप। अच्छा ये देखें जी, मैंने एक्सपेंड फ्रॉम R1 ये स्टेप मैंने सारा वहाँ पे कर दिया पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। अब ये इस स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। वो ये जगह यहाँ पे कम थी इसलिए मैंने इसको रेस कर दिया। अच्छा अब ये देखें अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर आ गया y माइनस एक्स। इसके फैक्टर बना दिए मैंने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट एक दफ़ा ऐड, यह आ गया z माइनस एक्स। इसके भी फैक्टर बना दिए z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ये आगे 0 है, इसको तो लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं ना, माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, ये रहने दें आप, ठीक है। ये 0 माइनस 0 ये लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सिंपली जो है वो कितनी कौन सी रकम बच जाएगी, ये वाली एक्स बाई जेड, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 ये भी 0 हो गया। अब अगले स्टेप में आप देखें तो आपको यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपको z माइनस एक्स कॉमन नज़र आ रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम C2। ब्रैकेट के बाहर आ गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, z माइनस एक्स यहाँ से कॉमन। डिटर्मिनेंट के अंदर रह गया यहाँ पे 1 y प्लस एक्स, यहाँ पे रह गया 1 z प्लस एक्स। अब आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स। अब आंसर में ना मुझे, चलो ये बाद में कर लेते हैं जी, थोड़ी सी ना कॉमन शामन लेना पड़ना है। ये देखें ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस एक्स माइनस इसको माइनस करेंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक 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 ठीक। ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू इंटू इंटू, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, x के साथ ख़त्म, फिनिश, z माइनस वाई। अब अगर आप आंसर में देखें ना तो आंसर में आपको y माइनस एक्स नहीं चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो इसलिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा माइनस x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है, z माइनस एक्स z माइनस वाई। उसके बाद x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड चाहिए मुझे, z माइनस वाई नहीं चाहिए, y पहले चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो वो इस माइनस से मिलकर बन जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगा आपका आंसर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, इसको पहले लिख लें y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का मेरा हाल ये 11th नहीं बल्कि 12th पार्ट है शायद, नहीं 11th पार्ट ही है। तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। अच्छा फ़िलहाल तो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स नज़र आ रही है ना, कोई भी इस तरह की टर्म बनती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन
एक जो क्लू हमें मिलता है यहाँ से वो ये है कि 1 1 1 नज़र आ रहा है। जब 1 1 1 नज़र आ रहा हो तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़ीरो की तादाद ज़्यादा हो जाती है और एक्सपेंड करने में आसानी रहती है। तो वैसे भी फिर जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो उसके फैक्टर बनेंगे तो बी माइनस ए प्लस बी, तो इस तरह की रकमें बनने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो पहला स्टेप मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये है कि सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2 एंड C3। लो जी, इसका मतलब पहले कॉलम में तो चेंज कोई नहीं होना। ये आ गया 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए क्यूब प्लस ए। 1 माइनस 1 ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। उसके बाद ये देखें बी स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसमें से हम ए स्क्वायर इसको माइनस करेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये है सी स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 1 1 से कट गया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। 1 में से 1 यहाँ पे आ गया 0, इधर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी क्यूब प्लस बी, ओहो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड करना था, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा चौड़ा है। ये देखें जी, यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया था? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ करना बाकी था। ये देखें, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो बी क्यूब में से ए क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब, राइट। और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, ये देख लें जरा, बी क्यूब प्लस बी था, इसमें से आपने ए क्यूब प्लस ए निकाला, तो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको अलहदा कर दिया और b माइनस ए को मैंने अलहदा कर दिया। ठीक है, एक स्टेप बचाया है अपने लिए, कॉम के लिए। यहाँ पे आ गया जी 0। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो क्या आया था? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्टेप मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा सी क्यूब प्लस सी में से ए क्यूब माइनस ए निकालेंगे तो ये बन जाएगा सी क्यूब। क्यूब वालों को इकट्ठा कर लिया और बग़ैर क्यूब वालों को इकट्ठा कर लिया, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी माइनस ए, राइट राइट। अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें यहाँ पे 0 ज़्यादा तादाद में मिल गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1। अगला फिक्रा लिखेंगे हम, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। अब जहां पे आपको 0 0 नज़र आ रहे हैं, एक्सपेंड सिर्फ यहां से होगा बस। ठीक है, ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। बाकी फिर जब 0 इंटू करेंगे, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, तो वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। सिर्फ एक ही टर्म बचती है। ठीक है, और वो कौन सी वाली होगी? देखें ज़रा, 1 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म और ये वाली रो ख़त्म। आपके पास ये क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इतना डिटर्मिनेंट आपने वहाँ पे लिखना है। आप तो ये आ गया मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अब इसके फैक्टर ना बना लूँ मैं, बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर। ये फैक्टर बनेंगे इसके बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। साथ ही मैंने फैक्टर बना लिए इसके, प्लस
मेरा ख्याल है कि पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, अगले स्टेप में हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आ गया जी बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी माइनस ए। उसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी माइनस ए आ गया। अच्छा, अब जो है बाकी ये आ जाएगा -0 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, फिर +0 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म। तो 0 इंटू की वजह से वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। फार्मूला है हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इस फार्मूले के इस्तेमाल का वक़्त हुआ जाता है। और एक फार्मूला और है आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सबट्रैक्ट। तो ये फार्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पे। तो ये अब ज़रा थोड़ा सा फैलने वाला है, चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी। b माइनस ए और आ गया b प्लस ए, ये फैक्टर बन गए इसके। नीचे बन गए इसके b माइनस ए। ठीक है, ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे बगैर क्यूब के, फिर पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को साइन चेंज कर दिया, प्रोडक्ट ले ली, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस b माइनस ए, b माइनस ए। राइट राइट। फर्स्ट ईयर के मासूम बच्चों के साथ ये ज़्यादती है, बड़े बड़े लंबी लेंथी क्वेश्चन दे दिए हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी, इसके फैक्टर बनेंगे तो ये आ गया c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे फिर आ गया सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, c माइनस ए पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज कर दें, इंटू c माइनस ए। लो जी, इतनी जगह इसने कवर कर ली है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समथिंग कॉमन नज़र आने वाली है। ठीक, पहले स्टेप में तो यहाँ से आप b माइनस ए कॉमन लें और यहाँ से c माइनस ए कॉमन लें, तो आपके पास आ जाएगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट यहाँ से कॉमन लेंगे ना, b माइनस ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इधर जो है ये एज इट इज़ चलेगा, ये आ गया c माइनस ए सी प्लस ए। उसके बाद यहाँ से फिर c माइनस ए कॉमन निकाला आपने, ब्रैकेट के अंदर आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ पे प्लस नहीं था, प्लस था यहाँ पे, प्लस 1। राइट राइट। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि यहाँ से कॉमन ले लें। यहाँ से कॉलम 1 से b माइनस ए कॉमन आएगा, कॉलम 2 से c माइनस ए कॉमन आएगा। टेकिंग b माइनस ए कॉमन, टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम c1 and c minus a common from c2, you will get डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आने वाला है, देखिए ज़रा,
बी माइनस ए आ गया इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए कॉमन निकाला। यहाँ पे आ गया हमारे पास बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 और इधर क्या आ गया हमारे पास सी प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ तक आई एम फुली होपफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लेंथ वाइज जो है ना, चौड़ाई में क्वेश्चन ज़्यादा है, बाकी स्टेप जो है ना इसके वही हैं जो पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। आंसर में हमें चाहिए a माइनस बी माइनस सी। a माइनस बी तो यहाँ से आ जाएगा और c माइनस ए हमारे पास है। अभी हमें b माइनस सी की ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, c माइनस ए हमारे पास है, b माइनस सी की ज़रूरत पड़नी है। तो वो देखें, अगर मैं इसको इसमें से पकड़ के सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो a से कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा। और जब इसको इसमें से माइनस करूँगा ना तो ये देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये ए सी और ए बी इसमें से भी ए कॉमन लेंगे ना तो बी माइनस सी ही बनेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने से बहुत बड़ा मेरा ख्याल है डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि पहले हम इसको पकड़ कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अगला स्टेप हमारा बनता है वो क्या है, सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2। आपके पास डिटर्मिनेंट के बाहर जो चीज़ है वो क्या है, वो है आपके पास बी माइनस ए, फिर आपके पास है C माइनस ए भी मौजूद है। अब अगला स्टेप हम करते हैं, पहला कॉलम तो चेंज नहीं होगा ना, b प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। ये आ गया सी प्लस ए में से b माइनस ए निकाल दिया, ए से कैंसिल हो गया, इधर आ गया c माइनस बी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए सी माइनस प्लस 1 में से हमने निकालना है बी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो अब मुझे चाहिए बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो इन रकमों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली रकम को मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसको और इसको, ये ए स्क्वेयर से वैसे कैंसिल हो गया। उसके बाद है प्लस ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, तो ए कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया सी माइनस बी, ए कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया सी माइनस बी, बस यही आएगा। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप, कि यहाँ से c माइनस बी कॉमन आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अब इसकी फैक्टराइजेशन की भी अच्छी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, कैलकुलेशन क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दी है मैंने। ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू b माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस ए इंटू सी माइनस बी।
ये इधर ज़रा बाउंड्री लगा दें जी आप। अब आपको c माइनस बी कॉमन नज़र आएगा। टेकिंग c माइनस बी कॉमन, c माइनस बी कॉमन फ्रॉम C2, फ्रॉम C2। जब c माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास b माइनस ए। ये c माइनस बी बाहर आ गया, ये c माइनस ए, और डिटर्मिनेंट क्या रह गया, b प्लस ए, बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। उसके बाद यहाँ से c माइनस बी जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 1, और इधर रह जाएगा c प्लस बी, ये तो बाहर कॉमन चला गया, ये बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे रह गया a। अब इसको एक्सपेंड करना जो है वो बहुत ही आसान हो चुका है। अब अगर आंसर में देखा जाए तो मुझे a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी के लिए मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया माइनस a माइनस बी, c माइनस बी, c माइनस ए। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो b प्लस ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ c प्लस बी प्लस ए, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। उसके बाद फिर मुझे आंसर में b माइनस सी चाहिए, ये c माइनस बी है, एक माइनस और कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले b c से मल्टीप्लाई होगा तो b c आ जाएगा, फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा। अब इसकी बारी, अब a हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, यह आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। सम कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल हेयर, और वो क्या है, ये बी स्क्वायर तो इस बी स्क्वायर के साथ ख़त्म, ए बी के साथ ख़त्म, ए स्क्वायर के साथ ख़त्म, और आपके पास क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ब्रैकेट में आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 1, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 जारी है, इसका 12th पार्ट हम करने जा रहे हैं। 12th पार्ट ही, लेट मी चेक, यस इट इज 12th पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो अगर राइट हैंड साइड में देखा जाए तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का आंसर है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम कोई भी प्रॉपर्टी लगा के तो इस तरह की रकम हमारे पास नहीं आ रही। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी रकमें ख़त्म हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आ जाएं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 1 है, अगर इसको पकड़कर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये करता हूँ, लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग C3 फ्रॉम C1 एंड C2। यानी जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ ये है कि C1 में से मैंने C3 माइनस कर दिया और C2 में से भी C3 माइनस कर दिया। तो अब जो है वो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, तीसरा कॉलम चेंज नहीं होगा। ये आ गया 1 प्लस ए में से 1 माइनस कर दिया, ये 1 में से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 प्लस सी,
इस इधर 1 में से 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस बी में से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 प्लस सी। इधर आ गया जी 1 1 1 प्लस सी। उसके बाद आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये 1 माइनस 1 से कट गया, मेरे पास आ गया यहाँ पे a इज़ इक्वल टू a, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, 1 माइनस 1 0 आ गया यहाँ पे, इधर b आ गया, 1 माइनस 1 कट गया ना, 1 आ गया। ठीक, उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस सी, 1 1 से कट गया, माइनस सी आ गया इधर, माइनस सी 1 प्लस सी। अब यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लें या कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लें, दोनों से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए लेकिन देख लेते हैं कि आया मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अगर इसको इसमें से माइनस करें तो 0 आ जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर a आ जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल के आगे इसको मज़ीद हमें छेड़ना चाहिए, यहीं से हमें इसको एक्सपेंड कर लेना चाहिए। एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो तरीकाकार हमारा वही है, साइन हम यहाँ से चूज़ करेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये पहली रो के और इधर से पहली रो ये वाली है, ठीक है। हमारे पास पहला साइन कौन से वाला है, प्लस वाला, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। पहला एलिमेंट क्या है a, यहाँ पे आ गया a। अब a के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, आपके पास आ गया b 1 माइनस सी 1 प्लस सी। उसके बाद अगला साइन हमारे पास है माइनस का, माइनस आ जाएगा और ये 0 है, ये तो सारे 0 हो जाएगा। ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 0 1 माइनस सी 1 प्लस सी, 1 प्लस सी। उसके बाद फिर प्लस प्लस, अगला है हमारा 1, अगला एलिमेंट 1, उसके बाद 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म और सामने वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया 0b माइनस सी माइनस सी। ठीक, बस इतना ही काम था। आगे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया जी a इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b इंटू 1 प्लस सी माइनस सी आ गया, ब्रैकेट क्लोज, ये 0 हो गया, प्लस 1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस बी सी। अगले स्टेप में ये आ गया a इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी। उसके बाद ये तो 0 हो चुका, ये माइनस प्लस ए बी सी आ जाएगा, नहीं ए बी सी नहीं, बी सी आएगा, बी सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो यही तो हमने आंसर लेके आना था कि दिस इज़ इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। तो फिर ये आ गई राइट हैंड साइड, अगर राइट है तो राइट हैंड साइड। आइए अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 13 पार्ट है, इसको हमने 0 के बराबर साबित करना है। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि किसी तरीके से कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दें और या किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 के बराबर ले आएँ, लेकिन फ़िलहाल तो ये सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता जो टेक्निक हमारे पास है कि अगर हमें 1 1 1 नज़र आ रही है तो एक को पकड़ कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो वो वाला स्टेप पहले करते हैं, उसके बाद फिर हमें कुछ शक्ल नज़र आना शुरू होगी। सब्ट्रैक्टिंग
R1 फ्रॉम R2 एज वेल एज R3। यानी कहने का मकसद ये है कि R2 में से R1 कर दें एंड R3 में से भी R1 को माइनस करते हैं। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि पहली रो तो चेंज नहीं होगी ना, जो पहले वाली होती है ना ये हमेशा चेंज उसमें आती है। 1 1, अच्छा पहले इसको माइनस कर रहे हैं ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 1 - 1 यहाँ पे भी आ गया 0, ये आ गया A, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा B - A, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा C - A। अब इसकी बारी आ गई, पहला एलिमेंट पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आनी, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा B² - CA। ये थोड़ा सा मैं तरतीब भी दुरुस्त करूँगा। ये देखिए B² - CA में से माइनस करेंगे ना हम A², तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा BC। तो B² और -A² को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। B² - A², इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद फिर आ गया BC - CA, BC - CA, ठीक है। ये मैंने रफ में स्टेप आपको करके दिखा दिया ये वाला। इसी तरह C² - AB में से हम माइनस करेंगे A² और ये प्लस का हो जाएगा BC। तो ये C² A² को इकट्ठा कर लेते हैं हम। C² - A² को मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस BC - AB, BC - AB आ गया जी। ठीक 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 ठीक। अब यहाँ से देखें आप, ज़्यादा ज़ीरो आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं C1 से, एक्सपेंड फ्रॉम C1, और ये हमारी नोटेशंस हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले कॉलम की नोटेशन ये वाली हैं, पहला कॉलम ये वाला है। तो अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो साइन का इंतखाब हम करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये साइन क्या है हमारा +1, यहाँ पे आएगा +1। उसके बाद फिर ये वाला साइन वहाँ से हमने ले लिया और एलिमेंट यहाँ से ले लिया। अब इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। इसको अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास B - A C - A, B - A C - A, और इधर आ जाएगा B² - A² है तो इसके फैक्टरी बना लेते हैं, B - A × B + A, और साथ साथ यहाँ से BC और C - A, तो C कॉमन निकलता है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा B - A। उसके बाद ये इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, C - A × C + A। यहाँ से B कॉमन आया, ब्रैकेट में रह गया C - A। अब अगले स्टेप में आप देखें, आपको B - A यहाँ से कॉमन नज़र आएगा। पहले ये B - A, B - A, यहाँ से C - A, C - A। तो एक स्टेप करते हैं और, अच्छा ये जो बाकी के होंगे ना ये वाले, यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया, आगे ये जो -0 है, 0 × ये कॉलम रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो 0 × की वजह से वो सारा 0 हो जाएगा। फिर आगे +0 × ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, वो भी 0 हो जाएगा। तो वो बकवासियात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है आपने सिर्फ वहीं से एक्सपेंड करना है बस। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू B - A। यहाँ से B - A मैंने कॉमन जब निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया B + A + C। फिर ये C - A, यहाँ से C - A कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया C + A + B। अब अगले स्टेप में आपको इजीली यू कैन सी दैट B - A यहाँ से कॉमन है, C - A यहाँ से कॉमन है। तो टेकिंग B - A कॉमन, टेकिंग
b minus a common from row 1 and c minus a common from R2. What you will get right now, आपके पास आ जाएगा b minus a into c minus a. इधर आ गया 1, इधर आ गया a plus b plus c, इधर आ गया 1, इधर आ गया a plus b plus c. तो ये देखें इसकी दोनों रोज आइडेंटिकल आ गई, दोनों रोज ये वाली और ये वाली रो आइडेंटिकल आ गई. अगर दो रोज एक जैसी हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है. b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू 0 बिकॉज R1 and R2 are आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए इसका आंसर 0 के बराबर आ गया और 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 के बराबर आ गया. यही हमने प्रूफ करना था जी. क्वेश्चन नंबर 13 का 14th पार्ट हमने प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0 और ड्यूरिंग कैलकुलेशन जहाँ पे आपको 2b नज़र आए उसकी जगह पे आप a प्लस सी रख सकते हैं या a प्लस सी की जगह पे 2b रख सकते हैं. अब 0 के बराबर साबित करना है. टेक्निक तो हमारी यही है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं. ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से 2x जो है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा. तो ये देखें, पहला काम क्या करेंगे, c1 माइनस 2 टाइम ऑफ c2, 2x प्लस 3 में से माइनस करना है आपने माइनस 2 टाइम ऑफ x प्लस 2, राइट. इसी तरह 2x प्लस 5 में से आपने माइनस करना है. ये कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ी समझ अच्छी आ जाए. x प्लस 3, फिर 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4. ये बाकी जो हैं कॉलम्स उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी. ठीक है, चेंज हमेशा पहले वाले में आती है. x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इधर आ गया x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c. लो जी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करें. ये 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2, 2x से कट गया तो 3, ये 4 आएगा. तो 3 में से 1 गया, बाकी रह गया माइनस 1. तो यहाँ पे आ गया जी पहले कॉलम में माइनस 1. उसके बाद 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 6. तो 2x से कैंसिल हो जाएगा. ये देखें, 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 6, 2x से कैंसिल, 5 मनफी 6, जवाब फिर आ गया मनफी 1. यहाँ पे आ गया माइनस 1. इसी तरह 2x से कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 दूनी 8, तो माइनस 1 आ जाएगा. बाकी ये एज इट इज़ x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4. इधर आ गया x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c. ठीक. अब अगले स्टेप में क्लियर कट आपको -1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप ऐसा करें कि -1 कॉमन ले लें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है. टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1 you will get minus 1 1 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4. यहाँ पे आ गया x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c.
अब हम क्या चाहते हैं कि जब 1 1 1 आ जाए ना, तो फिर तो हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है, एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 ज़्यादा आ जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R3। R2 और R3 में से R1 को माइनस करते हैं, ये आ गया जी माइनस, बाहर आ गया 1, इसको इसमें से माइनस किया 0 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया 0 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया x+3 में से x+2 गए, तो ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर x+a। अब x+b में से जब x-a निकालेंगे तो x से कट गया, यहाँ पे आ जाएगा b-a, ठीक है। इसी तरह जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा c-a, राइट। अच्छा, अब हमने रिजल्ट यूज़ करना है 2b = a + c। तो 2b = a + c, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे 0 ले आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो अगर यहाँ पे 0 ले आएँ तो फिर कोई रास्ता बनेगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, R3 है ये, तो R3 -2 टाइम ऑफ R2, ये वाला स्टेप करेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास, आइए देखते हैं। बाहर -1 चला आ रहा है, -1 आएगा, और 1 x+2 x+a, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, 0 1 b-a। अब इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है, ठीक है ना। R2 को ये देखना -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, इसमें ऐड करेंगे तो -2 + 2 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको आपने, ये c-a है, इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2b -2 × b-a, ऐसे कर लेते हैं जी, c-a -2 × b-a। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 x+2 x+a, 0 1 b-a, 0 0, और यहाँ पे आ गया हमारे पास c-a, इसको सिंप्लीफाई करके ना लिख दूँ मैं, ये c-a -2b आ गया +2a, तो 2a में से a गया, बाकी रह गया a प्लस c -2b। अब वक्त हुआ चाहता है इस चीज़ को जो गिवन है उसको यूज़ करने का। a प्लस c किसके बराबर है, a प्लस c = 2b, बट a प्लस c = 2b। वो 2b जब आप यहां पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये दिस इज फर्दर इक्वल टू, माइनस बाहर चला आ रहा है, 1 x+2 x+a, 0 1 b-a, 0 0, a प्लस c की जगह पे आ गया 2b - 2b। इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप इसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ गए। R3 के सारे एलिमेंट देखें जरा, ये भी 0, ये भी 0, 2b - 2b, ये भी 0। अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स, रीजन लिखते हैं आप, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R3 आर 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का 14 पार्ट,
ऑल्टरनेट मेथड दूसरे मेथड से करते हैं। मुझे लगता है कि वो मेथड थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। तो आइए इससे दूसरे मेथड से हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को पकड़कर इसमें से माइनस कर देते हैं। C1 माइनस C2, यू विल गेट 2x + 3 minus x minus 2, then you will have 2x + 5 minus x minus 3, then you will have 2x + 7 minus x minus 4, यहाँ पे आ गया x + 2, यहाँ पे आ गया x + 3, यहाँ पे आ गया x + 4, x + a, x + b, x + c। ठीक, अच्छा 2x में से x गया तो बाकी रह गया x, राइट। हमारे पास आ गया जी पहले कॉलम में x + 1 आ गया, 2x में से x के बाकी रह गया x + 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 में से 3 के बाकी रह गए 2x में से x के बाकी रह गया फिर x, प्लस 7 में से 4 के बाकी रह गए 3, इधर रह गया जी x + 2, और इधर रह गया x + 3, x + 4, x + a, x + b, x + c, राइट राइट। अब आप ऐसा करें कि इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि x से कट जाएगा, 2 में से 1 गया बाकी रह गया 1, 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। तो अब आप करेंगे C2 में से C1 माइनस करेंगे, यानी इस स्टेप का उलट करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास आएगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 2 में से इसको माइनस कर दिया, x + 3 में से इसको माइनस कर दिया, x + 4 में से इसको माइनस कर दिया, इसको एज इट इज़ रहने दिया, x + a, x + b, x + c। अगले स्टेप में ये आ गया x + 1, x + 2, x + 3, 1 1 1, x + a, x + b, x + c। अच्छा जी, अब अभी तक हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ नहीं किया, हमें a + c चाहिए। तो a + c कैसे आ सकता है? अगर इसको पकड़कर हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, या इसको पकड़कर इसमें ऐड कर दें। तो एडिंग a + c बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं, एडिंग R3 in R1, यू विल गेट, इसको ऐड करेंगे तो 2x + 4 आ जाएगा, ये इस 1 को इस 1 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे 2x + a + c आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x + 2 एज इट इज़, ये आ गया 1, ये आ गया x + b। ये क्या किया मैंने, एक चीज़ छोड़ दी मैंने, 2x x + 2, x + 3, उसके बाद आ गया जी ये इधर आए जी दोबारा, यहाँ इसको इसमें ऐड किया 2 आ गया, ये 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, इसको इसमें ऐड किया तो ये आ गया 2x + a + c, और ये x + b एज इट इज़, और x + c एज इट इज़। रिमेंबर कि हम कोशिश करेंगे कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है। अब a + c की जगह पे क्या आएगा, a + c की जगह पे 2 भी आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट a + c = 2b। तो फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x + 2, यहाँ से 2 एज इट इज़, तो ये आ गया 2x + 2b, ये आ गया x + 2, 1 x + b, x + 3, 1 x + c। अब देखिए जब यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो R1 और R2 आइडेंटिकल आ जाएंगी, ठीक है।
taking 2 common from R1 you will get 2 बाहर आ गया, इधर आ गया x + 2, ये 2 बाहर चला गया, इधर आ गया 1, ये 2 कॉमन लिया, इधर आ गया x + b, ये आ गया x + 2 1 x + b। ये देखें ये 2 रोज़ आइडेंटिकल आ गई। अगर 2 रोज़ आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ये आ गया 2 × 0 = 0 = राइट हैंड साइड। उसकी वजह क्या है? बिकॉज R1 and R3 are identical, राइट। तो ये था सेकंड मेथड। पहले में हमने प्रूफ किया कि सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं, दूसरे में हमने साबित कर दिया कि इसकी कोई सी 2 रोज़ आइडेंटिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 15 पार्ट, इस डिटर्मिनेंट को हमने इसके बराबर साबित करना है। और ये जो राइट हैंड साइड दी गई है इसमें ओमेगा क्या है? ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इमेजिनरी जो होते हैं ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और साबित कर देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। और उसके अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। ये आ गई मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड, इसको मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड फ्रॉम R1 तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहला रो में प्लस आता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। पहला एलिमेंट यहाँ पे A है, A। अब A के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, A के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। आपके पास आ गया ABCA। उसके बाद अगला साइन है माइनस का, माइनस। अगला एलिमेंट है यहाँ पे B। अब B के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। आपके पास आ गया CBBA। फिर अगला साइन है प्लस का और अगला एलिमेंट है C। C के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, CABC, BC, राइट। एक्सपेंड कर लिया। अब ऑर्डर 2 से एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान है। ये आ गया A² माइनस BC माइनस B इंटू AC माइनस B² प्लस C इंटू C² माइनस AB। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू A³ माइनस ABC माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC माइनस माइनस प्लस B³ आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे C³ C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस ABC। तरतीब के साथ लिखें A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं जी। राइट हैंड साइड है मेरे पास A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर इंटू A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा। आइए पहले इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। A प्लस B प्लस C, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। A को इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया A²। फिर A को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया AB ओमेगा स्क्वायर। फिर A को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो AC ओमेगा आ गया। 3 रकमें आ गई, ये टोटल 9 आएंगे। अब B ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई किया AB ओमेगा आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया B ओमेगा क्यूब आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया B ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये अकेला रह गया। C ओमेगा स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो AC ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया BC ओमेगा 4। उसके बाद फिर इसको इससे मैं मल्टीप्लाई किया तो आ गया C² ओमेगा क्यूब, ठीक है। अच्छा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। ओमेगा 4 किसके बराबर होगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे आ गया 1, तो ओमेगा 4 किसके बराबर निकल आया? ओमेगा के बराबर निकल आया। तो ये वैल्यूज़ जब आप ऊपर पुट करेंगे तो क्या आता है?
ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर। अच्छा, कुछ इनको इकट्ठा भी करते जाएं। मेरा ख्याल है कि ये देखें, ये ए बी ओमेगा स्क्वायर है, ये ए बी ओमेगा है, तो क्यों ना हम ए बी को कॉमन ले लें। ए बी को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये ए सी है, पहले लाइनें लगाई थी, अब ये देखें ए सी ओमेगा स्क्वायर, तो ए सी कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक ठीक, उसके बाद बी ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा 1, बी ओमेगा क्यूब की जगह पे आ गया 1, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया, ये बी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बी आ गया, ये आ गया बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा। ये बी सी क्यों आया भाई, बी सी ओमेगा, बी सी ओमेगा आ गया प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक ज़रा कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई है। ये बी ओमेगा को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ओमेगा आएगा, फिर बी ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आना था, और फिर इसको इससे ज़रब देनी थी तो बी सी ओमेगा स्क्वायर आना था। ठीक हो गया, ये मेरा ख्याल ठीक है। ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ फिर इसका मतलब है फिर हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ए बी और ये वाला ए बी, दोनों में से ए बी कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, फिर प्लस मेरे पास था ये ए सी और ये ए सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, अब इसकी बारी आती है, ये ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर आ गया, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, इसके साथ बी सी फिर मिस हो गया, बी सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे आ गया बी सी ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह पे आ गया 1, तो ये आ गया सी स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब थोड़ी तरतीब देते जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया ए स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर बी स्क्वायर लिख लिया, फिर सी स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस ए बी माइनस ए सी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू -1, तो ये आ गया बी सी। और ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वही राइट हैंड साइड का आंसर आया है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिला आखिर बहुत ज़्यादा पार्ट थे इसके, ख़त्म हो गया।